ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार बिहार बोर्ड के तरफ से आया हुआ है। इसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल चला जाएगा और 80 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी ये लिखित होगा और ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में हो गया होगा, ठीक है। और ये जो होगा सब्जेक्टिव, जिसको आपको लिखित जवाब देना होगा। इसमें से 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40, और 40 जो होगा वो लिखित होगा सब्जेक्टिव, और 40 ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल 80 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इन टोटल 80 में से आपको कितने जवाब देने हैं? 40 जवाब देने हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। मान के चलो एक शीशा है अपने पास, और शीशा में हम कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो कितनी भी दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं अगर उस मिरर में दिखाई दे। उसके बाद तब आप पूछेंगे तब सर शून्य किसका होता है? तो शून्य किसी का नहीं होता। ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल का होता है। और धनात्मक किसका होता है? पॉजिटिव, तो ये उत्तल का होता है। और ये किसका होता है? समतल का होता है। तो समतल दर्पण का पूछा है तो हमारा ऑप्शन से सी हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? देखिए, प्रतिबिंब दो ही होते हैं। एक होता है वास्तविक, जिसको रियल इमेज कहते हैं, और एक होता है काल्पनिक, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक इमेज जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है कि दर्पण के आगे बनता है? तो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसमें जो है किरणें आ रही हैं, ये किरणें आ रही है टकरा कर नीचे जाएंगी, ये भी किरणें जा रही है टकरा कर ऊपर जाएंगी। ये दर्पण के कहाँ बन रहा है? आगे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है? आगे बन रहा है। तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी। यहीं पे आपका ये उत्तल होता तो ये ऐसे होता, तो टकरा करके ये दर्पण के ऊपर चली जाती और ये नीचे चली जाती। अगर ऐसे इसको बढ़ाते तो ये हमारा दर्पण के, ठीक है ना, पीछे, दर्पण के पीछे। तो आगे और पीछे, तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के आगे की ओर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 हो, आपतन कोण 30 हो, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए, इसको समझेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये दर्पण है, आती हुई किरण को आपतित किरण बोलते हैं। टकरा करके आपतन बिंदु पर ये वापस चली जाती है। बीच में आपका यहाँ पे एक नॉर्मल होता है जिसको अभिलंब कहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपतन कोण 30 हो, अगर ये कोण 30 है तो कह रहा है कि ये पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? यानी परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण, टोटल कितना का होगा? तो जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और पूरा कितना का हो जाएगा? ऑप्शन से डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना, बी फॉर बाहुबली, और सी से कटप्पा हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक दर्पण पर आपतित किरण की चाल सी है। अच्छा, फिर वैसे ही फिगर, यानी एक दर्पण है, समतल दर्पण, इस पर कोई आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, ये टकरा करके वापस जा रही है, टकरा करके वापस जा रही है। इसकी चाल मान के चलिए कि सी है, ठीक है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से आ रही है। तो ये जाएगी भी तो उसी रफ्तार से, तो सी के रफ्तार से आएगी तो सी के रफ्तार से वापस जाएगी, बी के रफ्तार से आएगी तो बी के रफ्तार से वापस जाएगी। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाल का परिवर्तन तभी होगा जब कोई प्रकाश की चाल सघन से विरल जाए या विरल से
सघन जाए। जैसे पानी है, पानी में टॉर्च जलाएंगे तो इधर तो स्पीड जाएगी, पानी में थोड़ा स्लो हो जाएगी, फिर पानी से बाहर निकलेगी तो फिर स्पीड हो जाएगी। तो सघन और विरल में इसमें चाल का डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग हवा में हैं तो उसकी चाल कम बेस नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग से यही पूछा गया कि एक दर्पण पर आपतित किरण की चाल c है, तो परावर्तित किरण की चाल क्या होगी? वो भी तो c ही होगी, कोई अंतर नहीं है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, एक गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है किस पर? कोई भी दर्पण है, उत्तल या अवतल, ठीक है। एक नीचे हम लोग एक और बना लेते हैं, इस पर हम लोग लाइट लाते हैं, लाइट इस पर जलाते हैं, तो ये जो बीच से होकर के जो बिल्कुल सीधा निकल जाती है, तो इसी को ध्रुव, पोल या एक्सिस कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे? मूल बिंदु किस पर होती है जी? पोल पर यानी ध्रुव पर होती है। तो ऑप्शन से C4 कटप्पा हो जाएगा। अगला, जब प्रकाश की चाल सघन से विरल जाती है, सघन किसको कहते हैं? तो मान के चलो कि एक जार है, इसमें पूरा पानी है, तो ये सघन है, इधर हवा है, तो ये सघन हो गया, हवा वाला वायु वाला एरिया विरल हो गया। सघन मतलब इसमें बहुत डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। तो अब यही कह रहा है कि जब प्रकाश की चाल सघन से इससे विरल में माध्यम में जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी, इसमें गति बढ़ जाती है। क्या होती है? गति बढ़ती है। सघन से अगर इसमें आएगा तो गति बढ़ जाएगी, और इसमें से अगर पानी में जाएगा तो गति स्लो हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सघन से विरल में जाती है तो गति बढ़ती है, अगर विरल से सघन में आती है तो गति घटती है। ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रश्न जो है वो टोटल 80 प्रश्न है। ठीक है। आगे है, आवर्त के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण कौन सी? अपवर्तन किसे कहते हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति तो नहीं बदलेगी, ना ही प्रकाश का कोनो रंग बदलेगा, रंग तो नहीं बदलेगा, तो बदलेगा कौन? तो रंग धैर्य बदलेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाए, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, वही बदलती है। अब कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो लेंस की शक्ति क्या होगी? तो लेंस की शक्ति, कोई भी चीज होती है तो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। उसमें से 50 सेंटीमीटर पूछ रहा है, 0 से 0 5 दूना 10, ऑप्शन से बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी हो जाएगी। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 50% की बात किया गया है, 50 दूनी 100 कट जाएगा 2 से, आपका ऑप्शन से बी हो जाएगा। कह रहा है तेलीय कागज होता है, एक कागज है, कागज पर तेल लगा दिया जाए तो अगर उस पर प्रकाश जलाएंगे तो देखिएगा कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश बाहर निकल जाता है। तो इसको हम आपको पढ़ाए भी हैं क्लास में, आप पिछले भी 6-7 से भी पढ़ के आ रहे हैं। पारदर्शक उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, तो ये तो नहीं होगा। अपारदर्शक मतलब थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर न जाए, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा प्रकाश जाए उसे पारभासक यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें बहुत कम होती है? न्यूनतम की बात कहा है, न्यूनतम यानी कम। तो आपको ऑप्शन पूछा गया है, निर्वात में कम होती है कि जल में कम होती है कि कांच यानी शीशा में कम होती है? तो शीशा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसमें एकदम प्रकाश स्लो जाएगा। जो हम लोग यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे जितना स्पीड जाएगा ना, अगर शीशा के अंदर 10 को 15 को शीशा को सटा के रख दे, टॉर्च जलाएंगे तो उसमें उसकी स्पीड कम होगी। तो वही पूछ रहा है किसमें न्यूनतम होगी यानी कम होगी? तो कांच में। उसके बाद आपका ऑप्शन से पूछ रहा है
किस भाग पर मानव नेत्र की प्रतिबिंब बनता है? किस पर बनता है जी? कॉर्निया पर बनता है, पुतली पर बनता है, कि परितालिका पर बनता है, कि दृष्टिपटल? दृष्टिपटल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेटिना कहते हैं। तो किस पर? ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पूछ रहा है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? अभी सबसे आगे वाला भाग को क्या कहते हैं जी? सबसे आगे वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। रेटिना कहाँ होता है? पीछे होता है, आंख के पीछे होता है रेटिना। अगला, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस यानी उत्तल और अवतल को मिला करके किसके उपचार के लिए किया जाता है? निकट, दूर, नहीं, जरा। बुढ़ापे में चश्मा देखिएगा, बुढ़ापे में जो चश्मा लगता है उसमें दो एक और लेंस होता है बीच में, देखिएगा, एक छोटा सा। ठीक है, ऊपर उत्तल और नीचे में अवतल, दोनों मिश्रण, या समतल होगा उत्तल या अवतल होगा। इसको हम लोग कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब बुढ़ापे में जो होता है, जरा मतलब बुढ़ापा। तो इसमें हम लोग ऑप्शन से सी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन सी। अगला पूछ रहा है, रॉड्स कोशिकाएं किससे के प्रति संवेदनशील होती है? और रॉड कोशिकाएं, एक आपको यहाँ पे हम बातें बताते चलूं, एक होता है रॉड्स और एक को कहते हैं कोन्स। कोन मतलब शंकु, रॉड मतलब छड़, छड़ और शंकु। शंकु आंखों के अंदर जो ये अंदर तक लेंस बनता है, ठीक है, ये लेंस बनता है, तो देखिए शंकु की तरह है, कोन की तरह है, ये रंग को प्रदर्शित करता है। अगर जिसका ये लेंस की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है तो रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, फीका या चटकार या गाढ़ा ये सब दिखाई देता है। तो शंकु जो करता है यानी कौन रंग को प्रदर्शित करता है, रॉड जो होता है वो रोशनी को करता है, रोशनी, धुंधली धुंधली ये सब हो जाएगी। तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, यानी धुंधली और रोशनी। ये रोशनी, छड़ किसको करता है जी? रोशनी को, धुंधली और रोशनी, तो ये रोशनी को हो जाएगा। शंकु किसको? रंग को प्रदर्शित करेगा। अगला है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अंधों में क्या नहीं होते जी? तो रॉड्स और कोन्स काम नहीं करते। अंधा आदमी कहाँ से रंगों को पहचानेगा? समझ में आ रहा है ना? ना वो रंग को पहचानेगा ना उसको रोशनी कुछ दिखने वाली है। ठीक है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा को किस पर प्रभावित करता है? सुरक्षा फ्यूज जी उष्मीय। क्या होगा इसका? ऑप्शन से बी, उष्मा को या उष्मीय को प्रभावित करता है। किस में प्लस और माइनस नहीं होता? ये तो बिल्कुल इजी है जी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बैटरी में, तो बैटरी में देखिएगा प्लस माइनस तो होता ही है। वोल्ट मीटर में पूछ रहा है तो प्लस माइनस वोल्ट में होता ही है। एमीटर में भी प्लस माइनस होता ही है। किस में नहीं होता? कुंडली में नहीं होता। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी। ये कटप्पा हो गया, C4 कटप्पा। अब आगे हम लोग कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? तो W के, तो जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड। ये तो आपको याद करना है किसका SI मात्रक कितना है, सभी क्लासेस में आपको हमने बताया है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है। तो इसको क्या हो जाएगा? वाट का SI मात्रक J/S यानी जूल प्रति सेकेंड। आगे है, विद्युत हीटर में किसका कुंडली बना होता है? हीटर में जो देखिएगा लाल, गर्म होकर के लाल होता है, जिससे लोग आग सेकते हैं ठंडियों में। अभी तो ठंडा का समय चल रहा है, आग जो सेकते हैं वो कुंडली बनता है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसको? नाइक्रोम। और जो वो एक विद्युत बल्ब होता है, लाल वाला बल्ब, ठीक है, लाल वाला बल्ब, उसका जो ये जो जलता है ना, वो टंगस्टन का तार होता है। तो बल्ब का नहीं पूछ रहा, बल्ब का पूछता तो हम टंगस्टन लगाते, लेकिन वहीं पे किसका पूछ रहा है? हीटर का पूछ रहा है। तो हीटर में क्या हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन से डी हो जाएगा। अगला, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें कुछ सोचना ही है नहीं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? इसको खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेड ने की थी, ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगला,
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, इनमें से कुछ भी नहीं होती। तो चुंबकीय बल का जो होता है ऑप्शन से बी क्या होता है जी? वास्तविक होता है। चुंबकीय बल वास्तव में होती है उसकी प्रकृति। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताओ, किससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है? तो जनित्र यानी जनरेटर। जनरेटर से ही तो विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लघु पतन इंग्लिश में आपको क्या लिखेगा? शॉर्ट सर्किट। एक होता है अति भारण, अति भारण यानी ओवरलोड। तो यहाँ की बात करता है जब दो तार आपस में सटते हैं तो क्या होता है जी? शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा, तो इसका क्या होगा जी? यूरेनियम। यूरेनियम, इसका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन से सी। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है जी? सूर्य। इस पूरे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। नहीं तो मंगल ग्रह पर चले जाइए, चंद्रमा पर चले जाइए, तो चंद्रमा पर वहां पे क्या कोई काम नहीं, सबसे मेन सूर्य। सूर्य के बाद किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। हाइड्रो, चलिए, हाइड्रो का मतलब जल होता है। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एकल विस्थापन को प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन यानी यहां पर देखेंगे, सोडियम से क्या कॉपर अधिक क्रियाशील है? जी नहीं, कॉपर सबसे तेज। यहाँ पे इस सोडियम तेज है, यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर से तेज है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे फेरस लोहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एजी का मतलब चांदी, चांदी से कॉपर अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन से डी हो जाएगा। आपको ये सब चीजें आपको निचले क्लासेस में लिखवाई गई हैं, हम समझाए भी होंगे कि, या आप कहीं और पढ़े होंगे तो यहाँ पे पढ़े ही होंगे कि मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, Ag होता है सिल्वर, फेरस मतलब लोहा, Na का मतलब सोडियम, नाइट्रियम। इस तरह से इसको आपको समझाया गया होगा। अगला, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना, उष्माक्षेपी। क्या होगा जी? उष्माक्षेपी। यहां से ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, जी नहीं, भोजन नहीं, अवक्षेपण। क्या होगा? ऑप्शन से डी हो जाएगा, अवक्षेपण। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज आपको तो याद होना चाहिए, C6H12O6, यही ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अगला है, कौन सा रासायनिक संतुलित नहीं है? बैलेंस नहीं है। आपको क्लास के दौरान बताए गए होंगे कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? जहां जिस वक्त दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित कहते हैं। इसमें कह रहा है कौन संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित है, यानी बराबर नहीं है। इधर देखिए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ये तो संतुलित है, ये नहीं होगा। ये भी पूछते हैं, H 2 है, Cl भी 2 है, ये भी दोनों Cl, ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है असंतुलित कौन है? इधर देखते हैं, K2, यहाँ पे भी K2, Cl2, Cl भी 2, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से कौन हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई विलयन लाल को नीला कर देता है तो पीएच संबोधक क्या होगा? तो देखिए, लाल से नीला क्षार ही कर सकते हैं, क्षार ही कर सकते हैं, तो क्षार 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 11। 7 से अधिक, तो 7 से अधिक 11 ही दिख रहा है, 7 से अधिक
तो अब ये देखिए ये 7 से कम पूछ देगा। अब वही नीला से लाल करता तो सब 7 से ऊपर देता, एगो 7 से कोई कम देता, तो वो ऑप्शन से हो जाता। चलिए यहाँ है अगला, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प ZnO, जिंक ऑक्साइड, उसी को क्या कहते हैं जी? यशद पुष्प कहते हैं। अब ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीजें हैं। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, तो ऑप्शन से डी। कौन सा अम्ल होता है मधुमक्खी में? तो मधुमक्खी में जानते हैं डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे अगर फार्मिक अम्ल होता तो भी हम लोग टिक लगा देते, नहीं तो मेथनोइक अम्ल है, हम इस पर भी टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में फार्मिक या मेथनोइक अम्ल, टिक लगाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम बताए थे आपको कि जब हड्डी उड्डी टूट जाता है, प्लास्टर होता है घुटने उठने का या हाथ उठ का, तो इसमें एक पट्टी बनाते हैं वाइट कलर का, वो उसमें चूना होता है वाइट कलर का, वही चूना तो आधा उसमें पानी मिला करके बनाया जाता है, वो डाला जाता है और आधा पानी। अगर 1 किलो डालेंगे तो 1 किलो में आधा पानी रहेगा, यानी 500 ग्राम पानी, तो यानी आधा पानी किसमें मिलाएंगे जी? तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ½ आधा पानी मिलाते हैं, ये तो पूरा पानी है, ठीक है, इसमें आपका अंतर है, तो ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ऑप्शन से सी क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, तो इसका क्या होता है? पी, ऑप्शन से सी हो जाएगा, सबसे अधिक इसी की होती है। अगला, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जल्दी बताइए। क्यूपराइट कॉपर का, किसका जी? कॉपर का, ऑप्शन से सी हो जाए। क्यूपराइट का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन से सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता वैलेंसी आपको 8, 9, 10 ये सब आप पढ़े होंगे। संयोजकता हम आपको संयोजकता पढ़ाए हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन से 2 ही होगा, लेकिन कैसे होगा? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद अगला जो एल सेल होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन इसकी तो 8 ही है, तो 6 रहेगा। 2 और 6, 8 बनाने के लिए हमें और कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसका क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अगर ये सब समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग, और आप लोग जो है वो क्लास में टोटल ये करने के बाद आपको जो दिक्कत होगी वो आप हमसे पूछ लेंगे। एग्जाम से पहले उन सभी चीज़ों को एक बार देख ली जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसमें से आपको 1 से 2 नंबर आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या 16। इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर को ही गंधक कहते हैं, सल्फर को ही गंधक कहते हैं, तो परमाणु संख्या सल्फर का 16 होता है। आपको टोटल ये 30 तक तो याद ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन का 1, समझ में आ रहा है ना? इस सब 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर याद रहे तो आपका बेहतर होगा। चलिए आगे है, अभिक्रिया समूह सी, डबल बॉन्डिंग। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग की बात कही गई है, तो कौन सा होता है जी डबल बॉन्डिंग? तो डबल बॉन्डिंग ईथर समूह, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह, क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह का होता है डबल बॉन्ड। अब है
वेल्डिंग करते हैं, रड छड़ को वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो इसको तो आपको याद करना है, एथाइन। क्या होता है? एथाइन होता है। एथाइन आप याद रखेंगे। आगे है कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग का सदस्य है। तो देखिए आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। तो कह रहा है वर्गों की संख्या, तो जानते हैं आवर्तों की संख्या जो होती है, आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 14 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 14 होते हैं। और ये कितने होते हैं? वर्ग 14 और आवर्त 7 होते हैं। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछ रहा है वर्ग कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 14 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 3 होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है 3। ऑप्शन से सी हो जाएगा। ऑप्शन से सी हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फेरस है, Cl है? नहीं, इसका क्या हो जाएगा? ये F। ऑप्शन से ए हो जाएगा। अब यहां से आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं अभी बताए हैं जी। आवर्त कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 14 होती है। ये याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं जी? 18। कितना होगा? ऑप्शन से डी। ऑप्शन से डी हो जाएगा। आगे है संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो ऑप्शन से बी हो जाएगा। कौन? 12 आपका जो होगा वो धातु होगा। 8 जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, वो गैस है। ये भी 6 नहीं होगा, कार्बन। ये भी तत्व नहीं है। तो जो तत्व होगा, जो धातु, वो कौन सा होगा? 12 होगा। ये नहीं होगा। चलिए आगे जो है निम्नलिखित में वनों पर आधारित कौन है? वन मतलब जो जंगल द्वारा बनाए जाते हैं। आ रहे हैं? तो कागज जो होता है यही वन पर, बांस से बनाया जाता है, बांस के पत्तियों से। लाख जो होता है, लाख ये कीड़ों से बनाया जाता है। कीड़ा, रेशमी कीड़ा से लाख बनाया जाता है। तो ये कीड़ा से होता है, कीड़े से बनता है। रेशम का कीड़ा, टिम्बर, ये में से सभी नहीं। जो ऑप्शन से होगा वो कागज होगा। अगला है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप को पहुंचाने के लिए टपकन सिंचाई क्या कहते हैं? टपकन सिंचाई। टपकन सिंचाई में पानी जड़ों में लिया जाता है, वहां जड़ के किनारे कर दिया जाता है, वहीं पे पानी पहुंचता है। इसको कौन सा सिंचाई? टपकन सिंचाई कहते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1971। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके लीडर कौन थे जी? सुंदरलाल बहुगुणा या बहुगुण, ठीक है, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी। कौन सा? मृतपोषी। कवक जो है वो मृत जीवों को खा जाता है, इसीलिए इसका क्या होगा? मृत जीवी होगा। कौन एक जैविक प्रक्रम पर अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा इसमें एक समय के बाद खत्म होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने से खत्म हो जाता है? रबर ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता, पॉलीथीन भी खत्म नहीं होता, घास फूस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, अपने से जम भी जाते हैं। तो आपका ऑप्शन से ए हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया किससे शुरू होती है जी? पाचन क्रिया किससे शुरू होती है? तो मुंह से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या होता है? श्वसन होता है? नहीं, प्रजनन होता है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम इनमें से सभी होता है। श्वसन, ये जैव प्रक्रम कौन सा? इनमें से सभी होता है। चलिए आगे, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है जी?
तो हाइड्रा में होती है। ऑप्शन से ए हो जाएगा, हाइड्रा। चलिए अगला जो है, वायवीय श्वसन की क्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय जानते ही हैं, हवा में कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ना हम लोग श्वसन में यूज करते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? प्रोटीन को, वसा को, ग्लूकोज को? नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो कोई है ही नहीं, तो टिक लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में होता है, यही ना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस में होता है? देखिए, मुख्यतः पूछा है तो पत्ती में करेंगे। वही कहता कि ऐसे ही होती है तो किसी किसी के तनों में भी होती है, फूलों में भी होती है, तो इनमें से सभी हो जाता, लेकिन मुख्यतः पत्तियों में ही होती है। अगर पत्ती है तो सब काम उसी से ही होगा। हृदय किस अंग का, किस तंत्र का भाग है? हृदय। हृदय से क्या होता है जी? परिसंचरणा ही होती है। हार्ट जो होता है ब्लड ही ना बनाता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो हृदय सर्कुलेटरी है। सांस तो हृदय से नहीं लेते हैं, पाचन भी हृदय से नहीं होता है, हृदय से उत्सर्जन भी नहीं होता है। ये वृक्क से होता है, ये लीवर से होता है, ठीक है। और श्वसन जो होता है वो फेफड़ा से होता है, फेफड़ा से होता है। तो ये फेफड़ा, ये लीवर और ये वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, किडनी से होता है। परिसंचरणा ही किससे होता है? हृदय से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कुछ प्रश्न है, इसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन रक्त का फाइब्रोनोजीन, ये लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगला है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं जी? पादप मतलब पेड़ पौधे, कहाँ संरक्षित रहते हैं? कोशिका में, छाल में, पत्तियों में। कहाँ रहते हैं? अपशिष्ट, इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों में अपशिष्ट चीज कहाँ रहते हैं जी? छाल में, पत्तियों में, कोशिकाओं के रिक्तकाओं में, तो इनमें से सभी में रहते हैं। आप देखिएगा अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी पत्ते को तोड़िएगा तो उसमें देखिएगा दूध निकलता है, दूध, उसी को उसका अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो पत्तियों में भी हो जाएगा। कहीं कहीं पे देखिएगा पेड़ में लाशा निकलता है, आम का लाशा, कौन सा लाशा, इसमें तो वो उसका अपशिष्ट पदार्थ तो तनों में हो जाता है, किसी का पत्तियों में भी हो जाता है। तो इनमें से सभी टिक लगा लेंगे। अगला देखेंगे, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है जी? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। ऑप्शन से ए हो जाएगा। वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है जी? उत्सर्जन करना। अभी हम बताए किडनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। अगला, कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यानी पौधों में पाया जाने वाला। साइटोकाइनिन। इंसुलिन हम लोगों के अंदर पाया जाता है, एंड्रोजन हम लोगों के बाद, थायरॉक्सिन यानी थायराइड हम लोगों में पाया जाता है, साइटोकाइनिन। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन से डी हो जाएगा। उसके नीचे क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन, चलिए ऑक्सिन को हाईलाइट किया जाए, ये फल पकाने वाला होता है, फल पक जाता है इससे। अगला, मनुष्य के कपाल में कितना? 12 जोड़ी। कितने होते हैं जी? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन से 12 हो जाएगा। रुधिर चाप के नियंत्रण कौन करता है? थाइमस, आमाशय, वृषण। कौन सा करता है जी? वृषण करता है, वृषण, ठीक है। ऑप्शन से डी हो जाएगा, ऑप्शन से डी। चलिए अगला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में लैंगिक जनन, मुकुलन। कौन सा होगा जी? मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है, प्रजनन विधि, यानी एक से वो 2 होते हैं। पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं? नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, स्त्री भाग को स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। तो नर भाग को पुंकेसर। शुक्राणु बनता है वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है जी? वृषण में ही बनता है शुक्राणु।
जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था जी? ऑक्सीजन नहीं था। ये तो छोटकू वाला सब सवाल हो गया। जब पूरी जीवन और कुछ नहीं थी तो क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन आता तो जीव होते ही। आर्कियोप्टिस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी जो भी इतिहासकार है उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इतिहासकार तो सबकी खोज करते हैं जी। ऑप्शन से डी हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा। कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोंघा। घोंघा में ये क्वालिटी होती है कि मेल से फीमेल हो जाएगा, फीमेल से मेल हो जाएगा, यानी अपना लिंग बदल देता है। स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री। कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं इनमें से सभी? जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इसमें सब ऑप्शन से डी। डी फॉर देवसेना। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक। पत्तियों को कौन खाते हैं? कीड़े। कीड़े को कौन खाता है? मेढक। तो प्रथम ये हो गया, दूसरा मेढक हो गया। आप समझ में आ रहा है ना? तो मेढक को पूछ रहा है तो मेढक दूसरा आ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक अनिम्नीकरण पदार्थ है? अस्सी ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। अभी मुझे लगता है कि इन 80 में से आप लोग 40 तो 100% कर ही लिए होंगे खुद से। 40 गो आपको बनाना है, अब 40 गो छोड़ देना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका 40 गो नहीं बने, 100% बन जाएगा।